नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम एकेडमी के रजिस्टर्ड स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज अपन समाधान एक श्रृंखला जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने जा रहा है, उससे मैं टास्क आधारित जो अपनी टेस्ट सीरीज आयोजित हुई थी सब्जेक्ट के अंदर बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट को आई थी उससे रिलेटेड अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो कि टेस्ट पेपर में आए और उनसे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हुई थी। उसमें एक क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड आपको पढ़ना है और बताना है कि उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला था कि सेलुलोज पॉलीसेकेराइड पृथ्वी पर विद्यमान सबसे प्रचुर कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी कि सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। बिल्कुल सही बात है, सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये पॉलीसेकेराइड होते हैं और ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पदार्थ भी है। स्टार तो ये कथन क्या है अपना, सही है। इसमें दो क्वेश्चन है अपने आप में। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। स्टार्च साकित एमाइलोज एवं असाकित एमाइलोपेक्टिन से बना होता है, ये स्टेटमेंट अपना क्या है, गलत है। स्टार्च ये एमाइलोज एवं असाकित एमाइलोपेक्टिन से बना होता है, ये स्टेटमेंट गलत। माल्टोज एक डाइसेकेराइड का उदाहरण है, तो माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स होते हैं। और जो डाइसेकेराइड्स होते हैं वो दो मोनोमर से मिलकर बनते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अब आगे देखें कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट सही हुआ वो कौन सा हो गया, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 दोनों, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि निम्न में से किस स्थिति में F1 पीढ़ी दोनों जनकों से समानता दर्शाती है। F1 जो पीढ़ी होती है वो F1 जनरेशन दोनों जनकों से समानता दर्शाती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, अपूर्ण प्रभाविकता, सह प्रभाविकता, कोडोमिनेंसी और डोमिनेंसी। तो यहाँ पर दिया है दोनों जनकों से समानता दर्शाती है। आपने सभी ने मेंडल के नियम तो पढ़े ही हैं। मेंडल के नियमों के अंदर इस तरीके की बातें की जाती है। पहला नियम होता है लॉ ऑफ डोमिनेंसी, प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता के नियम के दो अपवाद थे, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और एक कोडोमिनेंस, सह प्रभाविकता और अपूर्ण प्रभाविकता। इसमें दोनों जनकों से समानता दर्शाने का काम कर होता है सह प्रभाविकता में। सह प्रभाविकता के एग्जाम्पल भी हमें याद रखने चाहिए, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए बी की वंशागति। ए जैसा हो, ये है, ये बी है, जब ये दोनों साथ साथ अपना प्रभाव प्रकट करते हैं तब इसे सह प्रभाविकता कहा जाता है। तो सह प्रभाविकता का एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप ए बी की वंशागति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी में दोनों जनकों से समानता दर्शाती है F1 पीढ़ी। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो था हीमोफीलिया मनुष्य में एक लिंग संलग्न अप्रभावी डिजीज है। देखो ध्यान रखें, लिंग संलग्न है अप्रभावी, ये अपने आप में ही क्वेश्चन होता है। पूछ लेते हैं कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। ये लिंग संलग्न सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल लिंक्ड है। तो ये किस प्रकार का रोग है, लिंग संलग्न है, रेसिसिव है, अप्रभावी प्रकार का है। यदि पिता तथा पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित हैं, पिता भी हीमोफीलिया से ग्रसित है और पुत्र भी हीमोफीलिया से ग्रसित है, लेकिन मादा सामान्य है, तो उसका जीन प्रारूप क्या होना चाहिए। आपको बताना है कि इसमें मादा का जो जीन प्रारूप है वो क्या हो सकता है। तो मादा तभी हो सकती है जब वो वाहक का काम करे। किसका काम करेगी, वाहक। क्योंकि ऐसी जो स्थिति होती है जिसमें XHXH है, ये तो क्या हो जाती है, रोगी मादा हो जाती है। और आप जानते हैं कि रोगी मादा की डेथ हो जाती है, रोगी मादा की क्या होगी, डेथ हो जाती है।
ऐसी जो कंडीशन होती है एक्स एच एक्स, ये क्या होती है, वाहक होती है, वाहक वेक्टर का काम करती है। और यदि एक्स एच वाई है तो ये होता है रोगी नर, ये रोगी मादा है, ये रोगी नर है। तो उसमें आपको पूछा है कि उसका जीन प्रारूप क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस और एक्स एच। हीमोफीलिया वो है जिसके अंदर ब्लड का क्लोट नहीं बन पाता, तो रक्त का थक्का जब नहीं बन पाता है तो उसे क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है कि गलत मिलान का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से गलत बात कौन सी है। गलत मिलान, अपूर्ण प्रभाविकता, मिराबिलिस जेलापा, मिराबिलिस जेलापा प्लांट का नाम है जिसे फोरोक्लोक प्लांट भी कहते हैं, और मिराबिलिस जेलापा के अंदर सबसे पहले से खोजा गया था। ये बात तो एकदम क्या है, ठीक है। बहुविकल्पता, ये केवल एक समष्टि यानी पॉपुलेशन के अंदर पाई जाती है। ये बात भी एकदम क्या है, ठीक है, कि एक पॉपुलेशन के अंदर बहुविकल्पता दिखाई देती है। नेक्स्ट है बहुप्रभाविकता, बहुप्रभाविकता फिनाइल कीटोन्यूरिया, शॉर्ट में इसको बोलते हैं PKU, क्या कहते हैं, PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया है, एल्केप्टोन्यूरिया है, एल्बिनिज्म रंजकहीनता है, ये ऑटोसोमल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। बहुजीनी लक्षण, मीठी मटर में पुष्प का कलर, ये बात गलत है, ये पॉलीजेनिक हेरिडिटी नहीं होती है, ये पॉलीजेनिक नहीं होती, बहुजीनी वंशागति नहीं होती, ये गलत मिलान किया गया है। तो मटर, मीठी मटर के अंदर पुष्प का जो कलर होता है वो बहुजीनी लक्षण का एग्जाम्पल नहीं है। फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने जीवाश्म को विकास के रूप में, प्रभाव के रूप में पहली बार मान्यता दी थी। किसको भाई, जीवाश्म को। तो विभिन्न प्रकार के जो फॉसिल्स होते हैं उनके बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे, जॉर्ज क्यूवियर। ये जो वैज्ञानिक हैं ये तो आपको डायरेक्ट ही याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया गया था। तो इन्होंने प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में बताया था। या इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने प्राकृतिक वर्ण, जो कोई भी जीव है उस पर प्रकृति का क्या फर्क पड़ता है, इससे रिलेटेड बात की थी। ये जाने पहचाने हैं जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। तो जो उपार्जित लक्षण की वंशागति का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क के द्वारा। और जीवाश्म को विकास के प्रभाव के रूप में पहली बार मान्यता देने वाले कौन थे, वो थे जॉर्ज क्यूवियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज क्यूवियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र विकसित होता है, तो हमारा जो आंखें हैं वो किससे डेवलप होती हैं, एक्टोडर्म से बनती हैं। किससे बनती हैं, एक्टोडर्म। आपको याद रखना है कि हमारे शरीर के अंदर प्राइमरी जर्म लेयर 3 होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। सबसे ज्यादा बॉडी के पार्ट मीजोडर्म से डेवलप होता है। हमारा कंप्लीट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मीजोडर्म से बनता है। हमारी मसल्स हैं, मीजोडर्म से बनती हैं। तो ज्यादातर जो पार्ट हैं वो मीजोडर्मल होते हैं। लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर जो आपको बाहर से दिखती है, जैसे एपिडर्मिस है, बाल है, नाखून है, सींग है, या हमारा लेंस है, आंख का भाग है, ज्यादातर ये एक्टोडर्मल ही होते हैं। कैसे होंगे भाई, ये एक्टोडर्मल होते हैं। तो एक्टोडर्म से बनता है। नेक्स्ट अपन फिर आगे देखते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है कि गेस्टुला भवन की समाप्त होने की पहचान, गेस्टुलेशन कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, इसकी पहचान क्या है। आप जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय आपको 3 स्टेज पढ़ाते हैं, एक का नाम मोरूला, एक ब्लास्टूला और एक गेस्टुला। आपसे पूछा है कि गेस्टुलेशन की समाप्ति का संकेत क्या है,
तो आंसर होता है आर्की एंटीरोन का विलुप्त हो जाना, कोरक गुहा का विलुप्त हो जाना, कोरक मुख का बंद हो जाना या तंत्रिकीय नाल का बंद हो जाना। तो आपका आंसर क्या होगा? अब आर्की एंटीरोन का विलुप्त हो जाना, आर्की एंटीरोन। तो आर्की एंटीरोन जब विलुप्त हो जाती है तो समझ लो कि गेस्टुला भवन की क्या हो गई है? समाप्ति हो गई है। तो गेस्टुला भवन की समाप्ति का संकेत क्या है? आर्की एंटीरोन का विलुप्त हो जाना। आपको याद रखना है कि जो आर्की एंटीरोन आद्य गुहा है, आर्की एंटीरोन वो स्ट्रक्चर होती है जिससे आगे चलकर बनती है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल बनती है। फिर इसके अंदर आपको एक स्पोर भी याद रखना होता है, इसे गेस्टोसील कैविटी भी कहते हैं। आर्की एंटीरोन का जो छिद्र होता है उसे ब्लास्टोपोर कहते हैं, और ब्लास्टोपोर से यदि पहले माउथ डेवलप होता है, पहले माउथ डेवलप होता है, तो ऐसे जंतु प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं। एनस पहले डेवलप होगा तब उसने ड्यूटेरोस्टोमिया कहा जाता है। ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर आते हैं एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कॉर्डेटा। उससे पहले के जितने भी एनिमल्स हैं वो किस में चले जाते हैं? प्रोटोस्टोमिया के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, देखिए ये नाम भी इम्पोर्टेंट है काफी। ये न्यूरल कैनाल, इस न्यूरल कैनाल जो होती है काफी इम्पोर्टेंट टर्म है। इससे आगे चल करके बनता है नर्वस सिस्टम। क्या बनेगा इससे? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का निर्माण किससे होता है? न्यूरल कैविटी के द्वारा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, निम्न में से भ्रूण विज्ञान की वह शाखा जो असामान्य परिवर्धन, असामान्य परिवर्धन और इनके अंत्य उत्पाद से संबंध होती है, क्या कहलाती है? हमें याद रखना है भ्रूण विज्ञान वह शाखा जो असामान्य, अपसामान्य या एब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एनोमलीज इन एम्ब्रियो, जो भी भ्रूण के अंदर विरूपण होते हैं या भ्रूण के अंदर एनोमलीज या अनियमितताएं होती हैं, या संतान जब नॉर्मल की स्थान पर कोई डिफेक्टिव या दोषपूर्ण बन जाती है, तो उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं टेरेटोलॉजी। क्या कहते हैं उसे? टेरेटोलॉजी कहा जाता है। और एक टेरेटोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है टेरेटोजन का, टेरेटोजन का। टेरेटोजन का मतलब होता है विरूपण, विरूपण का मतलब असामान्य परिवर्धन। तो असामान्य जो परिवर्तन होते हैं वो असामान्य परिवर्तन किस नाम से जाने जाते हैं? तो असामान्य परिवर्तन टेरेटोजन कहलाते हैं। टेरेटोजन का अध्ययन टेरेटोलॉजी में किया जाता है। ये एम्ब्रियोलॉजी की एक ब्रांच होती है, एम्ब्रियोलॉजी की एक ब्रांच। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, दूसर क्रिसेंट कौन सा क्षेत्र होता है? जब आपको ओवम के बारे में पढ़ाते हैं, फ्रॉग का एग पढ़ाते हैं, तो उस दौरान ये ग्रे क्रिसेंट आता है। ग्रे क्रिसेंट, इंग्लिश में ग्रे क्रिसेंट बोलते हैं, दूसर क्षेत्र कहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, या अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश के ठीक विपरीत का स्थान? जहां से शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करेगा उसका जो अपोजिट पार्ट होता है, मतलब जैसे कि ये कोई अंडा है, अंडे के अंदर एक होता है एनिमल पोल, एक होता है वेजिटल पोल। एनिमल पोल जंतु द्रव, एक वेजिटेटिव या कायिक द्रव। इनमें जो शुक्राणु स्पर्म हमेशा प्रवेश करता है वो एनिमल पोल से करता है। अंडे के अंदर वह स्थान जो इसके जस्ट अपोजिट होता है, उस अपोजिट वाले स्थान पर क्या मिलेगा आपको? धूसर क्रिसेंट मिलेगा। तो ग्रे क्रिसेंट क्या है? वह स्थान जहां शुक्राणु अंडे से प्रवेश करेगा उसका एकदम अपोजिट पार्ट होता है। तो अंडे के अंदर प्रवेश करने वाले स्थान से एकदम उल्टा जो स्थान है उसे क्या कहते हैं? ग्रे क्रिसेंट कहा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है, कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोर प्रभाव, आपको एज इफेक्ट के बारे में बताना है कि जो एज इफेक्ट है वो क्या है। एज इफेक्ट, कोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज। आप जानते हैं कि जो एज इफेक्ट है ये किनारे वाले स्थानों पर होता है। कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जो कि संक्रमिका से संबंधित होती है। किससे रिलेटेड होती है, संक्रमिका, इकोटोन से रिलेटेड होती है। कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजाति पाई जा सकती है जो कि आसन्न पारितंत्र में नहीं होती है। मतलब कोर प्रभाव से रिलेटेड दोनों ही कथन क्या हैं, ठीक है। ये एज इफेक्ट कहता क्या है, तो एज इफेक्ट का मतलब ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी, जंतु हो या पादप, ये हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो किनारे वाले भाग होते हैं। यानी ये जो डीप जोन होता है, गहराई वाला भाग है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी स्पेसीज हैं तो सबसे ज्यादा स्पेसीज इस किनारों पर मिलेंगी। किनारों पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। एक होता है कि यदि कोई इधर भी दूसरी कम्युनिटी है, इधर भी कोई कम्युनिटी है, इनके बीच का जो ये स्थान होता है जहां पर इधर की स्पेसीज भी आती हैं इधर की स्पेसीज भी आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इकोटोन जोन कहा जाता है। इकोटोन। तो इसके अंदर कोर इफेक्ट के अंदर दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही। एक पहला भी सही है और दूसरा भी एकदम सही है। ध्यान रखेंगे कि कोर प्रभाव जहां होगा एज इफेक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। इकोटोन जोन होगा वहां भी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट सिंपल सा है, कौन सा गुण है जो व्यष्टि में पाया जाता है समष्टि के अंदर, यानी कि जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, या यूं कह सकते हैं कि कौन सी होती है। तो देखो, जन्म दर होती है, मृत्यु दर होती है, लिंगानुपात होता है, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये तो होती हैं, तो अपना आंसर ही नेगेटिव में है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा गुण है जो व्यष्टि में नहीं होता है, मतलब इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये सारे ही होते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, तो पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ही जाति के सदस्य जहां रहते हैं, उन एक ही जाति के सदस्यों को क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन यानी एक ही जाति है और एक ही जाति के जीव मिलकर क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाते हैं, समष्टि बनाते हैं। और समष्टि आगे चलकर कन्वर्ट हो जाती है कम्युनिटी में। किसमें भाई, कम्युनिटी, समुदाय में कन्वर्ट हो जाती है, समुदाय में। कम्युनिटी से आगे चलकर बनता है इकोसिस्टम। क्या बनेगा, इकोसिस्टम, पारितंत्र जिसे कहा जाता है। और इकोसिस्टम से आगे चलकर बन जाता है बायोम्स। क्या बनेगा, बायोम, जीवोम बन जाता है, जीवोम। और बायोम से मिलकर बनते हैं फिर बायोस्फीयर। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, बोले तो जैव मंडल, बायोस्फीयर। तो ऐसे करके जो स्पेसीज होती है वो स्पेसीज सबसे छोटी यूनिट होती है इकोसिस्टम की। और इकोसिस्टम प्रकृति की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो ये की जाति जहां निवास करती है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। भिन्न भिन्न पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम्स और बायोम से बायोस्फीयर। अब किसी भी स्थान विशेष पर यदि कोई भी जन्म लेगा तो वहां की जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। यदि कोई मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तो भी घटेगा। लिंग अनुपात, मेल ज्यादा है फीमेल कम है, तो उनका जो रेशो है जब एबनॉर्मल रहेगा तो भी बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होती है, यह समष्टि जो होता है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट फिर देखते हैं राजीव गांधी जैव
प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है, ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई वो कारण तो है नहीं। तो राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है, केरल में है। तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एरिया है, जोन है, वो कहाँ पर मिलेगा, राजीव गांधी के नाम से केरल के अंदर, जहाँ वेरियस प्रकार के बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में आनुवांशिक रूपांतरित बैंगन किसके लिए विकसित किया गया है। आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो जीएम है, जीएम का मतलब जीनेटिकली मॉडिफाइड, जीनेटिकली मॉडिफाइड, जीन रूपांतरित वे होते हैं जिनकी संरचना में थोड़ा सा चेंज करके कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे बीटी बैंगन हो सकता है, बीटी कॉटन हो सकता है, या सुपर पटाटो हो सकता है, या फ्लेवर सावर हो सकता है। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका उपयोग मनुष्य ने अपने फायदे के लिए तैयार किया है। इनके अंदर या तो किसी इंसेक्ट या कीट से लड़ने की पावर ज्यादा होती है, जिससे जो कीट के जो लार्वा होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, या इनके अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, या इनके अंदर ऐसा कोई कंपोनेंट या घटक होता है जो किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आता है। इसीलिए ये जो बीटी बैंगन है या बीटी कॉटन है, इनके अंदर कीट प्रतिरोधी क्षमता होती है, अर्थात इंसेक्ट रेसिस्टेंट पावर होती है। तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट पावर, कीटों से लड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि बैंगन वगैरह होते हैं इनके अंदर कीट इन्फेक्शन कर देते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। वो कीट ना पड़े इसलिए इनकी जीन को मॉडिफाई करके तैयार किया गया है। तो ये कीट प्रतिरोधी है। आपसे बीटी कॉटन पूछा जाए तो भी आपको कीट प्रतिरोधी कॉटन ही करना है, तो इसीलिए बीटी कॉटन बोले, बीटी बैंगन बोले, या दूसरा बीटी से रिलेटेड, बीटी का मतलब, तो बीटी का मतलब बैसिलस थोरियनजेंसिस, बैसिलस थोरियनजेंसिस बैक्टीरिया है। तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, बैसिलस थोरियनजेंसिस बैक्टीरिया यूज किया जाता है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन देखते हैं, बायोपायरेसी का अर्थ क्या है। आपको बायोपायरेसी का सिर्फ अर्थ बताना है कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं। बायोपेटेंट एक टर्म है, बायोपेटेंट, बायोपेटेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा डिस्कवरी या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो किसी कंपनी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष ने बनाया है, उसका उसने पेटेंट करवा रखा है। पेटेंट इंडिया के अंदर 20 साल का रहता है, और ये पेट अन्य किसी कंट्रीज के अंदर 16 साल का है। 20 साल तक उस व्यक्ति विशेष या वैज्ञानिक या कंपनी के द्वारा खोजा गया जो प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट उस खोजकर्ता को एक कानूनी प्रोटेक्शन देती है जिससे उसी तरीके का सेम प्रोडक्ट कोई दूसरा मार्केट में लॉन्च ना करे। इसे बायो पेटेंट लॉ कहते हैं। 1972 में से ये प्रभावी रूप से इंडिया में लागू है। 1972 से ये इंडिया में प्रभावी रूप से लागू है। यदि कोई इस बायो पेटेंट की हुई वस्तु को बिना परमिशन के या उस फर्म या कंपनी की अनुमति के बिना यूज करता है तब उसे बायो पायरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायो पायरेसी। तो इसमें लिखा है कि आज्ञा के बिना जैव संसाधनों का दुरुपयोग, यानी ये वास्तव में एक चोरी होती है जिसमें कंपनी उस खोजकर्ता या फर्म या मल्टीनेशनल फर्म से परमिशन नहीं लेती, उसी तरीके का कोई प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देती है, तब उसे बोलते हैं बायो पायरेसी। तो बायो पायरेसी का मतलब क्या है, तो बायो पायरेसी का मतलब होता है एक तरह से बिना आज्ञा के जैव संसाधनों का दुरुपयोग। और यदि कानूनी सुरक्षा होता कि किसी भी खोजकर्ता को खोज के लिए दी गई कानूनी सुरक्षा क्या कहलाती है, बायो पेटेंट कहलाती है। ऐसे ही एक शब्द होता बायो सेंसर।
क्या होता है? बायो सेंसर होता है। और एक होता है बायोफिल्म। ये एक जैसे शब्द हैं। वो बायो पेटेंट है, कानूनी सुरक्षा। बायो पायरेसी, किसी भी जैव संसाधन की बिना अनुमति के यूज या दुरुपयोग करना। बायोसेंसर, ऐसे केमिकल्स का बन जाना जो सेल के अंदर सेंसिटिविटी कर देते हैं, बायोसेंसर कहलाते हैं। जैसे यदि किसी के ब्लड के अंदर कोई टॉक्सिक एजेंट बन गया है, विषैला पदार्थ बना है, वो बायोसेंसर का काम करेगा। हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, वो ग्लूकोज सेंसर का काम करेगा, डायबिटीज रोग कहलाएगा। ऐसे ही माना कि किसी के ने जहरीला विषैला पदार्थ खा लिया है, तो विषैला पदार्थ बॉडी के अंदर बायोसेंसर का काम करेगा। ठीक है। बायोफिल्म का मतलब होता है बैक्टीरियाओं की कॉलोनी, जो किसी भी पॉलीसेकेराइड से कवर्ड रहती है। जैसे माना कि कोई बैक्टीरिया की कॉलोनी थी और वो कॉलोनी पूरी तरीके से चारों तरफ से किसी पॉलीसेकेराइड के द्वारा कोटिंग की गई है, उसे बायोफिल्म कहते हैं। बायोफिल्म से किसी भी बैक्टीरिया के या वायरस के इन्फेक्शन का पता चलता है। बायोफिल्म के द्वारा किसी भी वातावरण में होने वाले चेंज का पता चलता है। जैसे माना कि किसी पानी के अंदर बायोफिल्म आपको किसी सरफेस से चिपकी हुई दिखाई देती है, इसका मतलब वो पोल्यूट वाटर है, प्रदूषित पानी है, क्योंकि पानी के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनी सबसे जल्दी पनप जाती है। ऐसे ही माना कि किसी जगह पर बैक्टीरिया की कॉलोनी, हमारे शरीर की बात करें तो कोई फोड़े फुंसी वगैरह होता है, तो उस जगह पर देखा होगा उभरा हुआ भाग होता है, वो बायोफिल्म होती है। यदि अपन ब्रश नहीं करते एक दिन, तो अपने दांतों पर पीली पीली सी एक परत बन जाती है, जिसे नाखून से रगड़ कर हटाएं तो वो बायोफिल्म होती है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया एंड फूड डेब्रिस होते हैं, भोजन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और बैक्टीरियाओं की कॉलोनी होती है, इसे बायोफिल्म कहते हैं। कोई केमिकल जो सेंसर का काम करता है, उसे बायोसेंसर कहा जाता है। नेक्स्ट है पीवीआर 3322 पर कौन से प्रतिबंध स्थल नहीं पाए जाते? पीवीआर आप जानते हैं, ये एक प्लाज्मिड का नाम है, इकोलाई बैक्टीरिया से तैयार किया गया है। सबसे ज्यादा इसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जा रहा है। पीबीआर 322 पर पीएचडी फर्स्ट होता है, इकोर फर्स्ट होता है, क्ले फर्स्ट होता है, हिंड थर्ड होता है, बाम फर्स्ट होता है, साल फर्स्ट होता है, लेकिन हिंड सेकंड और पीएचडी सेकंड नहीं होता है। तो पीएचडी सेकंड नहीं होता है, पीएचडी सेकंड इसके अंदर नहीं होता। आपको सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इकोर फर्स्ट। इकोर फर्स्ट क्या है? तो एक रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी भी डीएनए को एक निश्चित न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में काटते हैं। उस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोम क्रम। कौन सा सीक्वेंस कहते हैं? पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। पैलिंड्रोम, जैसे दोनों साइड से देखें तो सेम पैटर्न आता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एकदम सेम दिखाई देते हैं, इसे डाल्डा मॉडल पैलिंड्रोम क्रम भी कहा जाता है। इकोर फर्स्ट, इकोर फर्स्ट मतलब इकोलाई बैक्टीरिया से तैयार किया गया है। ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है रेसिस्टेंस बैक्टीरिया है, और ये फर्स्ट स्टेन है, मतलब इकोलाई बैक्टीरिया से तैयार किया गया ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस था, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट आता है। तो इसमें ये सारे होते हैं, पीएचडी फर्स्ट होता है, इकोर फर्स्ट होता है, क्ले होता है, लेकिन ये पीएचडी सेकंड नहीं होता है। नेक्स्ट है डीएनए विलगन की जो प्रक्रिया है, उसमें डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? डीएनए विलगन, यदि आप डीएनए को अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से केमिकल का यूज करते हैं? तो आंसर होता है कूल या फ्रीजिंग एथेनॉल का यूज करते हैं, फ्रीजिंग एथेनॉल का यूज करते हैं। और उसमें जो स्टेनिंग एजेंट होता है, स्टेन अभिरंजित करने के लिए, स्टेनिंग एजेंट अभिरंजन करने के लिए
पूछ लेता तो आपको क्या करना पड़ता, एथिडियम ब्रोमाइड। और यदि आपको जेल पूछता जिस पर डीएनए के सेगमेंट को रखा जाता है, डीएनए के टुकड़ों को रखा जाता है, तो जेल का नाम होता एगेरोज जेल। और पूरी टेक्निक को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा जेल काम आता है, एगेरोज जेल काम आता है। कौन सा स्टेनिंग एजेंट काम आता है, एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड से पता चलता है कि वो डीएनए सेगमेंट ही है। एथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग एजेंट डालने के बाद सनलाइट डाल के देखते हैं, जिससे ऑरेंज कलर की लाइनें दिखाई देने लग जाती है। और इसे पृथक करने के लिए केमिकल है, उसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल विलगन की क्रिया में डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि बोन मैरो प्रत्यारोपण के द्वारा एडीए की कमी का स्थायी उपचार किया जा सकता है। ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद उसका रीजन दे रखा है, और आपको बताना है कि ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, क्या है। अस्थि मज्जा, आपने एक नाम सुना होगा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी। जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब है कि जो डिफेक्टिव जीन होता है उसके स्थान पर नॉर्मल जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है। नॉर्मल जीन माना कि किसी भी जीन की कमी की वजह से कोई एंजाइम नहीं बन पाया, जिससे और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। जैसे यहाँ पर यदि किसी के अंदर एडीए, एडिनोसिन डी एमिनेज, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है, तो शरीर के अंदर लिम्फोसाइट नहीं बन पाती हैं। क्या नहीं बन पाएंगी, लिम्फोसाइट। और जब लिम्फोसाइट नहीं बनती हैं तो उसमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है SCID। क्या नाम है ये, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। और SCID रोग वो होता है जिसमें लिम्फोसाइट नहीं बनती है। ये एडीए एंजाइम की कमी की वजह से होता है, और इसके उपचार के लिए जीन थेरेपी सबसे पहले काम में ली गई थी 4 साल की बच्ची के अंदर। वो उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। एडीए की कमी का इलाज एंजाइम प्रतिस्थापन थेरेपी द्वारा किया जाता है। एंजाइम प्रतिस्थापन थेरेपी द्वारा नहीं, एंजाइम प्रतिस्थापन थेरेपी इसका परमानेंट इलाज नहीं। ये तो ठीक है कि एंजाइम प्रतिस्थापन थेरेपी के द्वारा एडीए की कोई एंजाइम इंजेक्ट कर दो या इसके बार बार इंजेक्शन लगवा लो, लेकिन परमानेंट जो इसका ट्रीटमेंट है वो क्या है, जीन थेरेपी। कौन सी थेरेपी, जीन थेरेपी। तो ये स्टेटमेंट ये भी सही है, वो भी सही है, लेकिन जो नीचे का रीजन है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों स्टेटमेंट तो ठीक हैं, क्योंकि इसमें ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी यूज होती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन थेरेपी भी यूज होती है, एडीए एंजाइम के बार बार इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, स्टीरॉयड का यूज भी किया जाता है, लेकिन परमानेंट इलाज है एम्ब्रियो स्टेज में ही जीन रिप्लेसमेंट कर देना, जीन को इंजेक्ट कर देना, ताकि उसमें परमानेंट जीवन भर एडीए एंजाइम बनता रहे। तो एडीए एंजाइम बनता रहे इसके लिए इसका यूज करते हैं। कौन सा रोग हुआ, SCID। नेक्स्ट है क्राई सेकंड AB। क्राई फर्स्ट AB से उत्पन्न टॉक्सिक नियंत्रित करते हैं। तो ये जो क्राई सेकंड AB है ये कॉटन के लिए होता है, किसके लिए, कॉटन के लिए होता है। और क्राई फर्स्ट AB है ये मक्का के अंदर होता है। तो पहला आंसर ये अपना क्या है, सही। आप याद रख लो, क्राई 1AB मक्का के लिए, क्राई सेकंड AB ये कॉटन के लिए है। तो ये इनके जो मुकुल होते हैं, वर्म होते हैं, उनको मारने का काम करता है। तो इनकी वजह से इनमें किसी भी कीट का इन्फेक्शन नहीं हो पाता। जैसे आपने वेरियस प्रकार के जो कीट हैं उनसे रिलेटेड इनके बारे में पढ़ रखा होगा। तो ये बॉल वर्म को मारेगा।
नेक्स्ट है आरएनए को आरंभ करने के लिए परपोषी तंबाकू पादपों में सूत्रकृमि विशिष्ट जीन का प्रयोग करवाने के लिए निम्न में से किसका यूज करते हैं। आप सीधा सीधा दिमाग में रख लो कि अपन जब वेरियस प्रकार के वेक्टर्स पढ़ते हैं वेक्टर, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक पढ़ते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में यूज होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रो पूरा नाम होता है इसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। और इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से के प्लाज्मिड का नाम क्या है, टीआई प्लाज्मिड। ये होता है प्लांट में। ये किस में पूछ रहा है, वैसे भी प्लांट में पूछ रहा है, तंबाकू के अंदर। और यदि यही क्वेश्चन एनिमल्स के लिए होता, एनिमल्स के लिए, तब आपको आंसर क्या करना पड़ता, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। तब ये किस में करना पड़ेगा, एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर जो प्लाज्मिड यूज होता है उसका नाम क्या है, रेट्रोवायरल। और प्लांट के अंदर यूज होता है वो आर आई रूट इंड्यूसिंग, टी आई ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग, आर आई रूट इंड्यूसिंग, ये प्लांट में यूज होते हैं। तो टी आई और आर आई प्लाज्मिड किस में यूज होंगे, प्लांट में। और यदि एनिमल्स का पूछ लेता तो ये रेट्रोवायरस प्लाज्मिड यूज किया जाता है, रेट्रोवायरल प्लाज्मिड। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण चावल की जो गोल्डन राइस था, वो गोल्डन राइस की क्या क्या प्रॉपर्टी थी और कौन सी प्रॉपर्टी इनमें ऐसी है जो गोल्डन राइस के लिए सही नहीं है। आपको ऐसा बताना है। स्वर्ण चावल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निवेशित जीन के द्वारा बीटा कैरोटीन के निर्माण के कारण इसके दाने पीले कलर के दिखाई देते हैं। तो इसके दाने पीले कलर के होते हैं। गोल्डन राइस वैसे भी गोल्ड कलर का था, मतलब हल्का पीला पीला था, एकदम सही है। यह डैफोडिल के जीन वाला विटामिन ए प्रचुर होता है। इस चावल के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए। विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, साथ में आयरन की मात्रा भी होती है। यह बैसिलस थूरियनजेंसिस के जीन वाला पीडकनाशी है। बैसिलस थूरियनजेंसिस के जीन वाला ना, क्योंकि यहाँ पर जो बीटी बैसिलस थूरियनजेंसिस बैक्टीरिया है उसका यूज नहीं हुआ था। ये तो क्या है कि जीन का मॉडिफिकेशन किया गया। बीटा कैरोटीन की जो जीन थी वो प्रेजेंट थी डैफोडिल प्लांट में। बीटा कैरोटीन जिससे आगे चलकर विटामिन ए बनता है, उसकी जीन प्रेजेंट थी डैफोडिल प्लांट में। डैफोडिल प्लांट में से निकालकर चावल के अंदर इंड्यूस की, चावल के अंदर इंजेक्ट कर दी, जिससे उस चावल के अंदर भी बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए का निर्माण होने लगा। इसलिए चावल सबसे ज्यादा विटामिन ए के रोग कमी की वजह से होने वाले रोगों के उपचार में यूज हो रहा है। जैसे किसी को रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, उसमें इसका यूज होगा। किसी को क्रेटोमलेशिया है, जीरोथैलेमिया है, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होने वाले रोग हैं, इनके इलाज में इसका यूज किया जाता है। ये बासमती चावल का एक प्रकार है, बिल्कुल सही बात, ये बासमती चावल का ही एक प्रकार था। और बासमती चावल एक हाइब्रिड स्पेसीज भी है। नेक्स्ट है कोरक ब्लास्टुला में क्या नहीं होता है। तो कोरक ब्लास्टुलावस्था में क्या नहीं होता है, आपको बताना है। कोरक खंड, कोरक खंड होते हैं क्या, तो ब्लास्टोमियर होते हैं। कोरक छिद्र, कोरक छिद्र, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोडर्म,
और ब्लास्टोसील। देखिए क्या नहीं, किसमें क्या होता है पहले ये समझ लो। ये पहले तो होता है मोरूला। मोरूला के अंदर कोशिकाएं होती हैं 16। 16 कोशिकीय जो भ्रूण होता है, उस 16 कोशिकीय भ्रूण को क्या कहा जाता है? मोरूला कहते हैं, जिसमें पूरी की पूरी कोशिकाओं से घिरा हुआ ये ऐसे ऐसे मिलेगा। ठीक है। फिर आगे चल करके क्या बनेगा कि ये अंदर की जो सेल हैं, सेंटर वाली सेल, इनमें आसंजन होने लग जाता है और सेंटर वाली सारी सेल अंदर से निकल कर चली जाती हैं, परिधीय भाग में व्यवस्थित हो जाती हैं, जिससे ये संरचना कहलाएगी अब ब्लास्टोला। और ये जो कैविटी है इसको बोलेंगे ब्लास्टोसील। और इस परत को ना बोलेंगे ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म। और ये जो सेगमेंट हैं, ये कोशिकाओं के खंड हैं, इनको बोलेंगे ब्लास्टोमियर। ये ब्लास्टोमियर है। ब्लास्टोमियर का मतलब जब क्लीवेज होते हैं, जाइगोट के अंदर जब डिवीजन होता है जिसे क्लीवेज कहते हैं, तो उनसे बनने वाली सेल के छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, कोशिकाओं के छोटे छोटे खंड होते हैं। इन खंडों को बोला जाता है ब्लास्टोमियर। और ब्लास्टोमियर जब ऐसे पूरे व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक परत बन जाती है, उसका नाम है ब्लास्टोडर्म कहते हैं। तो देखो ब्लास्टोमियर भी है, ब्लास्टोडर्म भी है, ब्लास्टोसील भी है, ब्लास्टोसील भी है। फिर क्या नहीं है? तो ब्लास्टोपोर नहीं है, क्योंकि जो ब्लास्टोपोर होता है वो आगे चलकर गैस्ट्रुलेशन में बनेगा। कहाँ बनेगा? गैस्ट्रुलेशन में। ये तो अभी ब्लास्टोला बनाया है, आगे चलकर क्या होगा कि ये जो ब्लास्टोडर्म है ये किसी एक सिरे से अंदर इन्वेजिनेट हो जाती है, अंदर इन्वेजिनेट हो जाती है। ऐसे ऐसे अंतर्वलन की क्रिया हुई, इन्वेजिनेशन हो गया, और इन्वेजिनेशन की वजह से ये जो कैविटी बनी, ये जो कैविटी बन रही है बाहर से अंदर की तरफ, इसे बोलेंगे गैस्ट्रोसील कैविटी। गैस्ट्रोसील, या इसी को बोलते हैं आर्की एंटीरोन। और आर्की एंटीरोन का जो छिद्र होता है, पोर होता है, इस पोर का नाम होता है ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर। और ऐसा देखने को मिलता है गैस्ट्रुलेशन में। किसमें मिलेगा ये? गैस्ट्रुलेशन में। तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या मिलेगा आपको? ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर किसका छिद्र है? गैस्ट्रोसील या आर्की एंटीरोन का। और आर्की एंटीरोन से क्या बनती है? आहार नाल बनती है। इससे पहले एनस बनता है या इससे पहले ओरल कैविटी बनती है, उसके अकॉर्डिंग दो पार्ट हो जाता है, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया वे हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से पहले मुख बना, ड्यूटेरोस्टोमिया वे हैं जिनमें पहले ब्लास्टोपोर से एनस बन जाती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ब्लास्टोपोर, क्योंकि ये पूछ रहा है ब्लास्टुला की और ये बनता है गैस्ट्रुला में। ठीक है। चारगाफ का नियम क्या दर्शाता है? तो चारगाफ का नियम दर्शाता है ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी। ये दूसरे नंबर पर ही दिया हुआ है। और ये जो चारगाफ का नियम है ये डीएनए पर लागू होता है। किस पर लागू होता है भाई? डीएनए पर लागू होता है, आरएनए पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। चारगाफ का नियम केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर ही लागू होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड जो होते हैं उनके अंदर ये लागू नहीं होता है। ये कहता है कि प्यूरिन बराबर पिरामिडीन होते हैं, प्यूरिन बराबर पिरामिडीन। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि आरएनए मोस्टली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर। आरएनए में कौन सी? राइबोज। सूत्र होता है C5H10O5, जबकि जो डीएनए के अंदर मिलेगी उसके अंदर सूत्र होता है C5H10O4। एक ऑक्सीजन की क्या रहती है? कमी। एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से इसका नाम पड़ता है डीऑक्सीराइबोज।
तो डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन की क्या रहती है, कमी, ये राइबोज शुगर है। जो डीएनए होगा सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड और डीएनए डबल स्टैंडर्ड। जो डबल स्टैंडर्ड होगा उनमें प्यूरिन पिरामिडिन के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि मानव मादा में गर्भ इजेक्शन प्रतिवर्त किसके द्वारा प्रेरित होता है। मानव मादा के अंदर गर्भ इजेक्शन बच्चे होने का जो रिफ्लेक्स है, जो ब्रेन को भेज दिया जाता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है और बच्चे के होने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होकर एक गर्भाशय के अंदर लेबर पेन प्रोड्यूस करता है। लेबर पेन, प्रसव पीड़ा। तो ये तब होता है जब भ्रूण पूरी तरह से क्या हो जाए, विकसित हो जाए। तो भ्रूण क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, तो गर्भ इजेक्शन प्रतिवर्त होता है, बच्चे के जन्म होने का संकेत मिलता है, जिससे लेबर पेन होगा। लेबर पेन प्रसव पीड़ा को बढ़ाने का काम ऑक्सीटोसिन करेगा, और जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज होके आता है प्लेसेंटा से। किससे निकलेगा भाई, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलेगा, ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि से निकल के आएगा, और इसका साथ देने के लिए एक आएगा रिलैक्सिन, और रिलैक्सिन कहाँ से निकल के आता है, प्लेसेंटा से। रिलैक्सिन का काम होता है जांग की पेशियों को रिलैक्स करना, जांग की पेशियों को रिलैक्स करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन लेबर पेन बढ़ाता है, प्रसव पीड़ा। इसीलिए ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन दोनों को मिलाकर प्रसव हार्मोन कहा जाता है। तो प्रसव हार्मोन कौन से हार्मोन का नाम है, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकल के आता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। ऑक्सीटोसिन का अब बाद में जब शिशु का जन्म हो जाए तो ये दूध निष्कासन करवाता है। क्या करवाएगा ये, दूध निष्कासन, मिल्क इजेक्शन। निकलने वाला जो दूध होता है, फिर उस दूध का नाम होता है कोलस्ट्रम। उस दूध को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मिलती है IgA एंटीबॉडी। तो यहाँ पर जो गर्भ इंजेक्शन होता है वो विकसित भ्रूण की वजह से होता है। नेक्स्ट है कि लिंकेज एवं पुनर्योजन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। आप तो एक दिमाग में रख लो कि जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, उम्र बढ़ेगी, तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ सहलग्नता बढ़ने के चांस होते हैं। सहलग्नता, लिंकेज क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर है, ये क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, कम। क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा तो बच्चे के अंदर सिंड्रोम होने के चांस भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाते हैं। मतलब उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, माने ये क्रोमोसोम्स है, ये इन पर जीन है, जीन, इन जीन के बीच की दूरी, जीन के बीच की दूरी कम हो जाती है। उम्र बढ़ती है तो संलग्नता, लिंकेज ज्यादा होती है, क्योंकि जीन के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम, जिससे क्रॉसिंग ओवर कम, अतः सिंड्रोम होने के चांस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। सिंड्रोम होने के चांस ज्यादा। मतलब आप ये बता रहे हैं कि सशक्त संलग्नता ज्यादा होती है तो बहुत कम पुनर्योजन होता है, पहला वाला ही ठीक है। संलग्नता ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर या पुनर्योजन क्या हो जाएगा, कम होता है, जिससे बच्चों में सिंड्रोम होने के चांस ज्यादा। अब आपको सीधा याद रखना है कि बच्चों में सिंड्रोम कब ज्यादा होते हैं, तब जब क्रॉसिंग ओवर कम। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, मियोसिस की पैकाइटीन अवस्था में। कौन सी अवस्था, पैकाइटीन की अवस्था के अंदर, जो कि समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। क्रॉसिंग ओवर यदि कम हुआ है तो बच्चे में रोग भी ज्यादा होंगे। ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मात्रात्मक वंशागति से संबंधित नहीं है? भाई मात्रात्मक, मात्रा ज्यादा मतलब क्वालिटी क्या हो जाएगी? कम। सिंपल सी टर्म याद रखो, यदि मात्रा ज्यादा है तो मात्रा ज्यादा तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? कम। तो ये सतत प्रतिरूप को, कंटिन्यूस पैटर्न को बताता है, ये अनेक मध्यवर्ती को बताता है, ये एकल जीनी, तो इसका संबंध एकल जीनी से नहीं है, मोनोजेनिक हेरिडिटी नहीं है, क्योंकि जो मोनोजेनिक होती है वो क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव होती है, गुणात्मक होती है। तो यदि यहां पर गुणात्मक होता तो अपना आंसर क्या हो जाता? एकल जीनी। मतलब आप यूं समझो, ऐसा कोई लक्षण या हेरिडिटी जिसमें एक जीन का ही रोल होता है उसे एकल जीनी वंशागति कहते हैं। जिसमें बहुत सारे जीन का रोल होता है उसे पॉलीजेनिक या बहुजीनी वंशागति कहते हैं। जो पॉलीजीनिक होगी तो उसमें जीन की मात्रा, जीन की संख्या क्या होगी? ज्यादा। इसीलिए तो यहाँ पर मात्रा क्या रहती है? ज्यादा, जिससे उसमें अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनने लगते हैं, मतलब क्वालिटी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, ये मतलब है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पीसीआर टेक्निक में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए पॉलीमरेज को कहां से प्राप्त किया जाता है? तो डीएनए पॉलीमरेज जो एग्जाम है थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त किया जाता है। बैक्टीरिया का नाम पूछ रहा है, मतलब आप कुछ बातें पीसीआर के बारे में, पीसीआर कैरी मुलिस के द्वारा बताया गया था, कैरी मुलिस के द्वारा। और जो पीसीआर है उसमें एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टैग पॉलीमरेज। इस टैग पॉलीमरेज एंजाइम को जिस बैक्टीरिया से तैयार करते हैं उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। और थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया है ये एक तरीके का एक्सट्रीमोजाइम होता है। ये कैसा? एक्सट्रीमोजाइम, एक्सट्रीमोजाइम एंजाइम है। एक्सट्रीमोजाइम एंजाइम वे होते हैं जो अत्यधिक हाई टेम्परेचर को भी सहन कर लेते हैं, अत्यधिक हाई टेम्परेचर को भी सहन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पीसीआर टेक्निक है उसके बारे में किसने बताया था? कैरी मुलिस के द्वारा बताया गया। पीसीआर टेक्निक में जो एंजाइम है उसका नाम टैग पॉलीमरेज है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम को किस बैक्टीरिया से तैयार किया गया था? आंसर हो जाएगा अपना थर्मस एक्वाटिकस। और टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही होता है। डीएनए पॉलीमरेज वो होते हैं जो डीएनए से ही डीएनए बनवाते हैं, डीएनए से ही क्या बनवाते हैं? डीएनए। और ऐसे बनने वाले डीएनए को बोलते हैं एसडीएनए। डीएनए टेम्पलेट पर जो डीएनए बनता है एसडीएनए कहलाता है। आर आरएनए टेम्पलेट पर जो डीएनए बनता है वो सीडीएनए, और बनने वाली क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये जो एंजाइम है ये हाई टेम्परेचर को सहन कर लेता है, इसीलिए इसे एक्सट्रीमोजाइम एंजाइम का एग्जाम्पल मानते हैं। जब ये पीसीआर टेक्निक चलती है तो पीसीआर का काम क्या है? तो आंसर होता है डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना, डीएनए का आवर्धन करना। डीएनए किसी भी सैंपल के लिए जो कम होता है, क्योंकि अपन कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिंगर प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, या कोई क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या फोरेंसिक स्टडी की जाती है, तो डीएनए की कम से कम मात्रा 0.1 माइक्रोन तो होनी चाहिए। तो 1 माइक्रोन से भी कम रहता है तब पीसीआर करके डीएनए की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसके अंदर स्टेप भी आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, तो डीनेचुरेशन की क्रिया होती है विकृतीकरण। दूसरा होता है एनीलिंग। कौन सा? एनीलिंग, एनीलिंग की क्रिया होती है। और एक होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन,
इसमें टेम्परेचर लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसमें लगभग 56 डिग्री सेंटीग्रेड के इधर उधर रहता है, 50-60 के बीच में, और ये 72 पर होता है। एक क्रम भी कई बार पेपर में आता है कि पीसीआर टेक्निक का सही क्रम क्या है। पहले डीनेचुरेशन करेंगे, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को गर्म करेंगे, टूट जाएगा, सिंगल बनेगा, फिर उससे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे एनिलिंग कहेंगे, फिर उससे टैग पॉलीमरेज एंजाइम जोड़कर डीएनए की श्रृंखला को एम्प्लीफाइड 2 की पावर n में करते हैं, 2 की पावर n में, 2 की पावर n में बनाते हैं। जैसे आपसे पूछे कि बताओ यदि ऐसे लिख दिया जाए कि कोशिकाओं की संख्या बन गई है 32, तो 2 की पावर कितनी n लगाएं कि 32 आ जाए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आपका n बराबर हो जाएगा 5। इसका अर्थ निकलता है कि पीसीआर साइकिल 5 बार चल गया है। कितनी बार चल गया है? 5 बार। और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टिगेशन में आजकल खूब किया जा रहा है। नेक्स्ट है RFLP। RFLP का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये RFLP है। RFLP ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मेन आधार होती है, मुख्य आधार होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य आधार क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? RFLP होता है। कैसे भी पूछे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अपने खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम भी याद रखेंगे आप, सर एलेक जेफरी। किसने खोजा था? सर एलेक जेफरी। और भारत में पूछ लिया जाए तो डॉक्टर लाल जी सिंह, डॉक्टर लाल जी सिंह। और इसमें VNTR यूज होता है, VNTR, या इसी को बोलते हैं मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। VNTR मतलब देखा जाता है कि लगभग 99.9% जो लोग होते हैं उनका 99.9% डीएनए हर आदमी के अंदर समान होता है। इसे बोलते हैं जंक डीएनए। जंक डीएनए बेकार डीएनए है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष की जान पहचान या आइडेंटिफिकेशन में काम नहीं आता है। अब कितना बच गया? 0.1% जो डीएनए होता है, इसी को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। कौन सा? सैटेलाइट डीएनए। और जो सैटेलाइट डीएनए है ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। क्या होता है भाई? पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि इसी के आधार पर फिंगरप्रिंटिंग होती है, इसी के आधार पर HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काम करता है। बस फर्क इतना है कि वह यहाँ पर वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट यूज होता है, वहां पर SNTR यूज होता है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य आधार क्या कहलाता है? RFLP कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि पेंक्रियाज जो है, ये पेंक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है, जो इसमें पेप्टिडेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस सक्रिय रूप में रहते हैं। भाई सक्रिय नहीं रहते, कैसे रहते हैं? निष्क्रिय रूप में रहते हैं। कैसे रहते हैं? निष्क्रिय, क्योंकि ये तो खुद ही ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय रहता है, पहले ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। पित्त रस लीवर में बनता है, कई प्रकार के पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। गलत बात है, इसमें कोई भी पाचक एंजाइम बाइल जूस के अंदर नहीं होता, ये पित्त रस में बनता है। पित्ताशय गोल ब्लैडर में संग्रहित रहता है, ले जाने का काम पित्त वाहिनी बाइल डक्ट करती है, बाइल डक्ट ड्यूडेनम में छोड़ देती है। तो बाइल जूस बनता है लीवर में, स्टोर रहता है, गोल ब्लैडर में ले जाती है,
बाइल डक्ट कहाँ छोड़ेगी? ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देती है। आंत्र की श्लेष्मा में गॉबलेट ग्लैंड होती हैं जिनसे म्यूकस स्रावित होता है। ये कथन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ये एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं अंतः श्वसन। अंतः श्वसन मतलब इंस्पिरेशन। अंतः श्वसन, जब अपन सांस लेते हैं तो उसके दौरान होने वाली सही घटनाएं कौन सी हैं? इस दौरान डायफ्राम का संकुचन होता है, ये तो ठीक है, क्योंकि डायफ्राम का संकुचन होते ही डायफ्राम की शेप कैसी हो जाती है? फ्लैट हो जाती है। अपना जो डायफ्राम है ऐसे ये गुंबदाकार रहता है, गुंबदाकार डायफ्राम। इसके अंदर होती हैं ऐसे रेडियल मसल्स होती हैं। यहाँ हमारा होता है चेस्ट और यहाँ होता है हमारा पेट। इन मसल्स का नाम होता है रेडियल मसल। रेडियल मसल्स में जैसे संकुचन होगा तो इनके संकुचन होते ही डायफ्राम कैसा हो जाएगा? चपटा। डायफ्राम चपटा हो गया, ऐसे था फ्लैट हो गया, तो ये जो पूरा स्पेस है वो खाली हो जाता है, जिससे एयर वॉल्यूम बढ़ जाता है। चेस्ट का वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा तो चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो चेस्ट का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? बढ़ना। फुफ्फुस का आयतन हो जाता है कम, नहीं कम नहीं, बढ़ना चाहिए था। एक्सटर्नल आईसीएम, एक्सटर्नल आईसीएम में संकुचन होता है। पहला और दूसरा दोनों सही है तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, मतलब आंसर ये हो जाएगा। आप सीधा सीधा दिमाग में रख लो, जब हम सांस लेंगे तो हमारे डायफ्राम में संकुचन होगा, डायफ्राम गुंबदाकार से फ्लैट हो जाएगा। हमारी एक्सटर्नल आईसीएम चेस्ट को अपवर्ड आउटवर्ड ग्रोथ करवाती है, चेस्ट को ऊपर उठाती हैं, बाहर फैलती है, जिससे चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन यह कम दे रखा है। पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो नॉर्मली 1 से 3 mmHg कम होता है, यहाँ पर बढ़ना दे रखा है, इसलिए दोनों कथन क्या हो गए? इंस्पिरेशन के लिए गलत हो गए, ये एक्सपायरेशन के थे। विचार कीजिए, कंडरा पेशी को बोन से जोड़ती है, तो कंडरा मतलब टेंडन, तो टेंडन बराबर होता है बोन प्लस मसल्स, एकदम सही बात है। दो हड्डियों को जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक स्नायु मतलब लिगामेंट कहलाते हैं, ठीक ही बात है। लिगामेंट बराबर होते हैं बोन प्लस बोन, दोनों को मिलाकर बोलते हैं, ये भी ठीक ही है। हेवर्सियन सिस्टम पक्षियों में पाया जाता है, हेवर्सियन पक्षियों में नहीं होता, केवल किस में पाया जाता है? स्तनधारियों में। पहला और दूसरा दोनों सही हैं, पहला और दूसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि पक्षियों के अंदर हेवर्सियन सिस्टम नहीं होता है, पक्षियों के अंदर खोखली हड्डी पाई जाती है। इन खोखली हड्डियों को न्यूमेटिक बोन कहते हैं, न्यूमेटिक बोन कहते हैं। तो न्यूमेटिक बोन किस में पाई जाती हैं दोस्तों? पक्षियों के अंदर पाई जाती हैं। हेवर्सियन सिस्टम केवल किस में पाया जाता है? तो हेवर्सियन सिस्टम ओनली मैमल्स के अंदर पाया जाता है, स्तनधारियों में पाया जाता है, बाकी किसी के अंदर ये नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पुटिकीय परिवर्धन करता है? परिवर्तनशील पुटिका में से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाता है। आप तो ऐसे समझ लो, एक है एफएसएच और एक है एलएच, दोनों को यदि एक साथ मिला दिए जाए तो बोल देते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये जनांगों से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इन्हें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। ये जो एफएसएच है, इस एफएसएच का काम होता है ग्राफियन फॉलिकल्स की ग्रोथ को बढ़ाना। ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती हैं उनकी संख्या बढ़ाना। इनका काम होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफेरस शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, उनकी ग्रोथ को भी क्या करेगा? ज्यादा करवाता है, ग्रोथ करवाता है। इसी का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन को प्रेरित करवाना। इसी का काम होता है oogenesis या अंड जनन की क्रिया को प्रेरित करवाना। इसी का काम होता है अंडाशय की ओवेरी की जो थीका इंटरना परत होती है, थीका इंटरना परत होती है,
से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाना। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करवाना। ये सारे काम मैंने किसके लिख दिए हैं? एफएसएच के लिखे हैं। तो ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ग्रोथ करवाता है, शुक्र जनन को प्रेरित करता है, अंड जनन ऊजिनेसिस करवाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाता है। यहाँ पूछ क्या रहा है? एस्ट्रोजन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एफएसएच। इसके काम भी लिख देता हूँ एकदम शॉर्ट में। ये करवाता है अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन करवाता है। क्या करवाएगा भाई? ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग करवाता है। मतलब जो सेकेंडरी oocyte है, जिसे हम अंडा कहते हैं, उसे फैलोपियन ट्यूब में, ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाता है, तब उसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। इसका काम होता है कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करवाना। कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलवाएगा भाई? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन, तो प्रेगनेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है? प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंटी एबॉर्शन हार्मोन है। गर्भपात को रोकने का काम भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलेगा? कार्पस ल्यूटियम से। और ये नर के अंदर करवाएगा। नर में जो लैडिंग सेल होती हैं, लैडिंग सेल, इनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करवाता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। तो नर में लैडिंग सेल क्या निकालती हैं? टेस्टोस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन, ओव्यूलेशन, ये करवाना, ये तीनों काम किसके हैं? एलएच के। और ये एफएसएच के। एलएच एफएसएच दोनों को क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये दोनों निकलते हैं पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जो विकल्प है वो हार्मोन से संबंधित सही है या नहीं है, आपको इतना सा बताना है। तो हार्मोन के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन से निकलते हैं। ये बात तो क्या है? एकदम सही है, क्योंकि जो एक्सोक्राइन होती हैं वो एंजाइम निकालती है। हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ये भी सही है। हार्मोन अंतर कोशिकीय संदेश वाहक करते हैं, इंटरसेलुलर संदेश वाहक होते हैं, ये बात क्या है? गलत। सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं, ये बात क्या है? सही है। तो हार्मोन अत्यधिक सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं। ये नॉन न्यूट्रिएंट अपोषक होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। हार्मोन में सबसे पहले खोजा गया जो हार्मोन था वो जंतुओं के अंदर सीक्रेटिन, प्लांट के अंदर ऑक्सिन था। हार्मोन शब्द स्टर्लिंग ने दिया था। हार्मोन शब्द किसका है? स्टर्लिंग। हार्मोन प्रोटीन हो सकते हैं, हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, हार्मोन फैटी एसिड हो सकते हैं, हार्मोन स्टीरॉयड प्रकृति के हो सकते हैं। ये कोई भी इस प्रकार की नेचर हो सकती है, लेकिन एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं, अपवाद राइबोजाइम। हार एंजाइम जो होते हैं वो ज्यादातर किसके बने हैं? प्रोटीन के, लेकिन अपवाद है राइबोजाइम। राइबोजाइम आरएनए होता है, उत्प्रेरित आरएनए, कैटालाइटिक आरएनए का एग्जाम्पल है राइबोजाइम, राइबो न्यूक्लियेज फास्फेट। ये दोनों एंजाइम ऐसे हैं जो नॉन प्रोटीन एंजाइम के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये कथन से रिलेटेड पूछ रहा था, आप इनको कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन अणु के द्वारा ऑक्सीजन के कितने परमाणु का परिवहन किया जाता है? ध्यान रखना और जल्दी ना कर देना। परमाणु पूछ रहा है तो परमाणु पूछते ही आंसर क्या हो जाएगा? 8। और यदि अणु पूछ लेता तो आंसर कितना हो जाता? 4। और यदि 1 ग्राम से पूछ लेता, 1 ग्राम से 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और यदि 1 हीमोग्लोबिन से पूछता तो 4 अणुओं का परिवहन करता है, 4 अणुओं का परिवहन करता है। और 1 हीमोग्लोबिन से 8 परमाणुओं का परिवहन होता है। तो ऑक्सीजन की
कितने परमाणु का परिवहन करता है ये? 8 का। अणु पूछ लेता तो 4 का, और यदि ग्राम में पूछ लेता तो 1 ग्राम से कितने का परिवहन होता है, तो आपको आंसर करना पड़ता 1.34 ml। नेक्स्ट लिखेंगे चीप सेल्स या ऑक्सीफिल सेल किसमें पाई जाती है? देखिए इसके आंसर हो सकते हैं, यदि आपको ऐसे चीप सेल ही दिया है, चीप सेल, चीप सेल, तो चीप सेल दो जगह पर आपको मिल जाती है मोटी मोटी। एक तो मिलती है स्टमक में, स्टमक आमाशय में। दूसरी मिलती है ये पैराथायराइड ग्रंथि में, पैराथायराइड ग्रंथि में मिलती है। जब ये पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर होती हैं तब इनका काम है पीटीएच हार्मोन रिलीज करना। पीटीएच हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन स्रावित करती है। और जब ये यहाँ होती हैं आमाशय के अंदर, तो चीप सेल का काम होता है पेप्सिनोजन स्रावित करना, पेप्सिनोजन, और एक करती हैं ये प्रोरेनिन हार्मोन। आपको क्या पूछा है कि चीप सेल तथा ऑक्सीफिक सेल किस में पाई जाती हैं? तो यहाँ पर आमाशय तो ऑप्शन है नहीं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? पैराथायराइड हो जाएगा। ये जो ऑक्सीफिक सेल्स होती हैं ये पैराथायराइड ग्रंथि में बुढ़ापे में बनती हैं। मेनली ये कब बनती हैं? बुढ़ापे में। ओल्ड एज, बुजुर्ग लोगों के अंदर ये देखने को मिलती है, ओल्ड एज में बनती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर ऑक्सीफिक सेल हैं, चीप सेल हैं। चीप सेल स्टमक में भी है, थायराइड के अंदर भी है। क्वेश्चन है पेशी की लंबाई नहीं बदलती है। आपको बताना है कि पेशी की लंबाई किसमें परिवर्तित नहीं होती है। पेशी 639 है। पेशी सार्को पेशी जो होती हैं उनका निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है, उसे बोलते हैं मायोफाइबर या पेशी तंतु कहते हैं। और जो पेशी की लंबाई नहीं बढ़ती तब होता है आइसोमेट्रिक। और पेशी की लंबाई बदल जाती है, इसमें क्या होती है? लंबाई बदलती है लेकिन टोन नहीं बदलता है, टोन नहीं बदलता है, उसे बोलते हैं आइसोटोनिक। टोन का मतलब होता है मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, संकुचन होते हैं, उसे टोन कहते हैं। मसल्स में जो संकुचन होता है उसी को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। तो जब किसी में टोन बदलता है, लंबाई नहीं बदलती, तब तो क्या है? आइसोमेट्रिक। और यदि टोन नहीं बदलता, लंबाई बदलती है, तब उसे क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कहते हैं। तो लंबाई नहीं बदलती किसमें? आइसोमेट्रिक में। टोन नहीं बदलता, टोन नहीं बदलता तो आइसोटोनिक में। ठीक है, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन हार्मोन के लिए सत्य नहीं होता है? सत्य नहीं होता है। आपको बताना है कि हार्मोन के लिए सत्य कथन कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है सभी प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते। देखिए क्वेश्चन नेगेटिव है और ऑप्शन भी नेगेटिव है। सभी प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते, ये बात तो क्या है? सही है। सूक्ष्म मात्रा में होता है, ये भी सही है। मेटाबॉलिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, मतलब सारे ही सत्य हैं, इसलिए कोई कथन इसमें गलत नहीं है। ये तो पहले भी अभी आया था, वही है। नेक्स्ट है निम्न में से हैगमैन फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग का है वो कौन से नंबर का होता है? तो आपको बताना है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैगमैन फैक्टर का नाम क्या है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, हमारे शरीर के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं इनका निर्माण लीवर में होता है। क्लॉटिंग फैक्टर मोस्टली ग्लाइको प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं भाई? ग्लाइको प्रोटीन।
इन्हें ऐसे लिखते हैं तो इन्हें रोमन संख्या में लिखा जाता है। आपको बताना है कि क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 कौन सा है, कौन 4th नंबर, 9th नंबर, 12 और 10 ऑप्शन दिए गए हैं। मोटे मोटे से आप सभी के नाम याद रखेंगे। जैसे कि जो पहला क्लोटिंग फैक्टर है उसे फाइब्रिनोजन कहते हैं। पहले वाले का नाम क्या है? फाइब्रिनोजन। तो ये फाइब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर जो होता है ये पहले नंबर का है। दूसरा जो नंबर का होता है उससे बोलता है प्रोथ्रोम्बिन। सेकंड वाले का नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन है। और जो तीसरे नंबर पर आता है उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है क्योंकि ये टिश्यू से निकलता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। चौथे नंबर का होता है उसका नाम है कैल्शियम। ये तो सिंपल सही है। चौथे नंबर का क्या है? कैल्शियम। पांचवें नंबर का जो होता है उसे बोलते हैं प्रोएक्सक्लरीन। प्रोएक्सक्लरीन बोलते हैं पांचवा नंबर, जिसे लेवाइल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। प्रोएक्सक्लरीन को ही क्या बोलते हैं? लेवाइल फैक्टर। और जो छठवें नंबर का है, छठवें नंबर का फैक्टर होता है उसे एक्सक्लरीन बोलते हैं। यहाँ पर क्या था? प्रोएक्सक्लरीन, और अब क्या हो जाएगा? एक्सक्लरीन। एक्सक्लरीन फैक्टर भी बोलते हैं। सातवें नंबर का है, इसे स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टीन बोलते हैं। सातवें वाले का नाम क्या है? प्रो कन्वर्टीन, या इसे स्टेबल फैक्टर भी कहा जाता है। आप ये भी याद रखना कि छठवें नंबर का जो फैक्टर है उसे आजकल अमान्य कर दिया गया है। छठवें नंबर के फैक्टर को क्या कर दिया गया है? अमान्य कर दिया गया है। आठवें नंबर का जो फैक्टर है, आठवां, इसका नाम है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन जिसकी किसी में कमी होती है तो इसकी कमी की वजह से होता है हीमोफीलिया ए। तो हीमोफीलिया ए किसकी कमी से होता है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, आठवें नंबर की। 9th नंबर का जो होता है उसका नाम है क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर को ही पीटीसी बोलते हैं। पीटीसी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। और यदि इसकी किसी में कमी होती है तो हीमोफीलिया बी हो जाता है। हीमोफीलिया बी। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 10 का नाम है स्टुअर्ट फैक्टर। 10 का नाम क्या है? स्टुअर्ट फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 11 का नाम है पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। तो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट है ये। यदि किसी में इसकी कमी हो जाती है तो हीमोफीलिया सी होता है। तो हीमोफीलिया के ए बी सी 3 टाइप हैं। ए किसकी कमी से हुआ? 8, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। बी किससे हुआ? क्रिसमस, इसलिए इसे क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। सी पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। और 12वें नंबर का जो फैक्टर है उस 12वें नंबर के फैक्टर का नाम है हैगमैन फैक्टर, जिसे आपसे पूछ रहा है हैगमैन फैक्टर। तो हैगमैन फैक्टर 12वें नंबर का है। और 13वें नंबर का जो फैक्टर है, 13वें नंबर का, उसे बोलते हैं फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो हैगमैन फैक्टर कौन सा हो गया? 12वें नंबर का हो गया। कौन से नंबर को अमान्य कर दिया गया है? छठवें नंबर का। तो छठवें नंबर का जो फैक्टर है उसे आजकल अमान्य कर दिया गया है। एक पादप
नाम जिसमें जाति और वंश दोनों का नाम समान होता है, नाम एकदम क्या होता है, समान, उन्हें बोलते हैं टोटोनिम्स कहते हैं। तो टोटोनिम्स का मतलब होता है जिनमें जन जाति और वंश दोनों के नाम क्या होते हैं, समान होते हैं। पादपों के अंदर ये अमान्य होते हैं, पादपों में क्या है भाई, अमान्य, रिजेक्ट होते हैं, जबकि जंतुओं के अंदर ये मान्य होते हैं, जंतुओं में मान्य है। टोटोनिम्स जब अपन ICBN पढ़ते हैं, ICZN पढ़ते हैं, तो उसके दौरान उसके अकॉर्डिंग जंतुओं में पादप में और जंतुओं में थोड़ा डिफरेंस है कि यदि किसी में वंश और जाति दोनों के नाम समान हैं तो उन्हें टोटोनिम्स कहते हैं। जैसे मेंजीफेरा मेंजीफेरा नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लांट है, जबकि जंतुओं में गजेला गजेला हो सकता है, ऐसे नाजा नाजा हो सकता है, रेटस रेटस हो सकता है। तो जंतुओं में पुनर्नाम टोटोनिम्स जो होते हैं वो मान्य होते हैं, जबकि पादपों के अंदर टोटोनिम्स मान्य नहीं होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है भाई। नेक्स्ट देखेंगे, जीनेरा प्लैंटेरम नाम की किताब किसने लिखी थी, तो ये लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, लीनियस। 1737 में इसके बारे में बताया गया था। 1737 में ये किताब इन्होंने लिखी थी, लेकिन इसको जो पब्लिश किया गया था वो पब्लिश करने वाले कौन थे, बेंथम और हुकर थे। तो आपसे पूछ रहा है कि जीनेरा प्लैंटेरम किसके द्वारा लिखा गया, तो इसमें लीनियस तो ऑप्शन है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या करना पड़ेगा, बेंथम और हुकर। यदि ये दोनों ही ऑप्शन देते तो आंसर क्या चला जाता, लीनियस चला जाता। इन्होंने 1737 के अंदर एक किताब लिखी थी, जबकि इसको प्रकाशित किया गया था 1862 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, मधुमक्खियों में गोल या घूमर नृत्य को क्या कहा जाता है। भाई जो घूमर नृत्य होता है, राउंड डांस होता है, उसी को बोलते हैं रन टेंज। रन टेंज भी बोलते हैं, घूमर को ही रन टेंज बोलते हैं। और जो बैगल डांस होता है उसे फिगर ऑफ 8 बोलते हैं। ये जो डांस करती हैं ये अपने दूसरे सहयोगियों के लिए भोजन की सूचना देती हैं कि खाने पीने की व्यवस्था यदि पास में है या दूर है, उसकी सूचना देने के लिए ये डांस करती हैं। इन पर कार्ल वान फ्रिश्च नाम के वैज्ञानिक ने सबसे ज्यादा रिसर्च की थी। मधुमक्खी के डांस को मधुमक्खी की भाषा बोला था, तो मधुमक्खी की भाषा। तो आपको याद रखना है कि गोल डांस को ही क्या कहा जाता है, रंड टेंज के नाम से भी जानते हैं। फैसियोलिएसिस किससे होता है, ये तो सीधा सा ही है, लीवर फ्लूक के द्वारा होता है। लीवर फ्लूक, हुकवर्म की वजह से बच्चों के अंदर छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं। फीता कर्मी, ये टीनिया सोलियम टीनियसिस रोग करता है। ये गोल कृमि एस्केरिएसिस रोग करता है, एस्केरिएसिस। तो एस्केरिएसिस किससे होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस से होता है, जिसे राउंड वर्म कहते हैं। टीनिया सोलियम टेप वर्म, ये टीनिया सोलियम टीनियसिस रोग करेगा। और लिवर फ्लूक है, उससे फैसियोलिएसिस होता है। ऐसे ही आपसे पूछ लेता कि ब्यूचेरेरिया बैंकैप्टाई से क्या होता है, तो आपको आंसर करना पड़ता एलिफेंटिएसिस, हाथी पाम रोग होता है। ऐसे ही आपसे पूछे कि ड्रैकन कुलस मेडिएंसिस से क्या रोग होता है, तो आंसर हो जाएगा नारू या बाला रोग होता है। तो नारू या बाला रोग का कारण क्या है, ड्रैकनकुलस मेडिएंसिस। हाथी पाम का कारण क्या है, ब्यूचेरेरिया बैंकैप्टाई होता है। जो चीज आपसे पूछी जाए आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, बताना है कि असुमेलित कौन सा है। फूल आच्छद बोले तो बंडल शीत सेल मोटी भित्ति वाली होती है, अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। ये बात तो क्या है, ठीक। C4 पादपों में ग्रेना रहित
क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल में पाए जाते हैं, मीजोफिल में पाए जाते हैं। ये बात क्या हो गई आपकी? गलत है। ये बात क्या है? गलत। तो बंडल शीथ सेल होती हैं, वो मोटी भित्ति वाली होती हैं, सही है। इनके अंदर स्पेस एब्सेंट, सही है। C4 प्लांट में ग्रेना रहित क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल में पाए जाते हैं, मीजोफिल में नहीं होते, बंडल शीथ में होते हैं। शैवाल में एक CO2 का स्थिरीकरण करने से 3 ATP 2 NADPH2 बनते हैं, ठीक ही है। प्रकाशीय श्वसन फोटो रेस्पायरेशन तब होता है जब उच्च ऑक्सीजन ज्यादा होती है व तापमान भी क्या होता है? ज्यादा। तो ज्यादा ऑक्सीजन होती है, ज्यादा तापमान होता है, और इसमें एटीपी नहीं बनते हैं। ध्यान रखना है, एटीपी नहीं बनते हैं। ये C3 पादपों का लक्षण है। किसका है ये? C3 पादपों का। तो फोटो रेस्पायरेशन किस में देखा जाता है? C3 प्लांट में। एटीपी का निर्माण नहीं होता है। कब होता है ये? जब जब ऑक्सीजन ज्यादा और तापमान भी ज्यादा। इस दौरान एक एंजाइम की डबल नेचर देखी जाती है जिसका नाम है रोविस्को। रोविस्को का दोहरा व्यवहार होता है, डबल नेचर। तो रोविस्को एंजाइम की डबल प्रकृति इस प्रकाशीय श्वसन की क्रिया के दौरान देखी जाती है। ये आप याद रखेंगे। आगे चलें। इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन हेंसमेंट इफेक्ट किसके द्वारा होता है? तो इमर्सन इफेक्ट आप सीधा सीधा यूं ध्यान रख लो कि जब यदि 700 से ज्यादा नैनोमीटर का प्रकाश डाला जाएगा, 700 नैनोमीटर से ज्यादा का, तो PS फर्स्ट सक्रिय रहेगा, सक्रिय, PS सेकंड निष्क्रिय हो जाएगा। अतः पादपों के अंदर ग्लूकोज का उत्पादन होगा कम, इसे बोलते हैं रेड ड्रॉप घटना, रेड ड्रॉप घटना। डायरेक्ट प्रश्न, रेड ड्रॉप घटना कब होती है? 700 नैनोमीटर से ज्यादा पर। 700 नैनोमीटर से ज्यादा पर PS फर्स्ट काम करता है, सेकंड काम नहीं करता। इसमें ग्लूकोज का उत्पादन कम होता है। यदि 680 नैनोमीटर से ज्यादा का प्रकाश डाला जाए और 700 के कम का डाला जाए, तब इसमें PS फर्स्ट व PS सेकंड दोनों काम करते हैं, जिससे दोनों सक्रिय, दोनों के सक्रिय होने की वजह से ग्लूकोज का उत्पादन हो जाता है ज्यादा। इसे बोलते हैं इमर्सन प्रभाव। तो इमर्सन इफेक्ट कब होता है? जब दोनों वर्णक तंत्र काम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा दो वर्णक तंत्रों के एक साथ काम करने पर। ये कब करेंगे? जब 680 नैनोमीटर से ज्यादा और 700 से कम का प्रकाश डाल दिया जाए तो। ठीक है। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण। एटीपी अणुओं का निर्माण आप ध्यान रखेंगे कि जो एटीपी निर्माण की क्रिया है उसे अपन ETS साइकिल से समझाते हैं, और इस क्रिया को बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। क्या कहते हैं भाई? फॉस्फोरिलेशन। तो आपको बताना है कि अधिकतम एटीपी निर्माण की क्रिया कब होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन में होती है। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीकारी का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी बनते हैं, एटीपी बनते हैं, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें एक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का रोल होता है। कौन सा एंजाइम? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का रोल होता है। ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में चलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कौन सी घटना चलती है जो एटीपी बनाती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एटीपी का निर्माण करना, एटीपी का निर्माण करना। ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में तो एटीपी नहीं बनते हैं, इसमें एटीपी नहीं बनते हैं। हमें तो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा एटीपी किस में बनते हैं, तो इसमें बनते हैं।
कोर्टी का अंग किस में पाया जाता है? कोर्टी का अंग किस में पाया जाता है? तो अपना आंसर हो जाएगा स्केला मीडिया में। स्केला मीडिया में, स्केला मीडिया। स्केला मीडिया ये कहाँ मिलता है भाई? हमें इंटरनल ईयर में मिलता है, अंतःकरण में मिलता है, अंतःकरण में। और इसका काम है सुनना, तो सुनने से संबंधित कोर्टी का अंग होता है, कान के अंदर पाया जाता है। तो कान में एक संरचना है जिसका नाम क्या है? कोर्टी का अंग। आर्थ्रोपोडा में श्वसन अंग कौन सा नहीं है? ट्रेकियल्स हैं, गिल्स हैं, पल्मोनरी ये नहीं होते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा ये बुकलंग्स होते हैं। बुकलंग्स तो आप जानते ही होंगे, बिच्छू के अंदर होते हैं। ये किस में मिलते हैं? बुकलंग्स, बुकलंग्स। तो ये उस फुफ्फुस कोष नहीं होते, पल्मोनरी सैक नहीं पाए जाते, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर कुछ जलीय हैं जिनके अंदर गिल्स मिल जाते हैं, कुछ एक स्थल पर रहते हैं जिनके अंदर ट्रेकियल्स होती हैं, कुछ एक के अंदर बुकलंग्स मिलते हैं, जैसे आपने बिच्छू वगैरह सुना है उनके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, पादपों में शिखरोपरि, शिखरोपरि मतलब ऊपर जाना, ऊपर जाना किसका एग्जाम्पल है? तो भाई कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी के एंटी जाना पड़ेगा, इसलिए एटीपी खर्च होंगे। और यदि एटीपी खर्च होते हैं, तो एटीपी खर्च होते हैं तब उसे क्या कहते हैं? सक्रिय गमन। जिसमें एटीपी की कोई जरूरत नहीं होती, निष्क्रिय गमन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो नीचे से ऊपर जाना अपहिल मतलब एटीपी खर्च होंगे। एटीपी खर्च होने की वजह से ही उसे क्या कहा जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखोगे, निम्न में से मृत वैक्सीन कौन सा नहीं है? मृत वैक्सीन, निष्क्रिय वैक्सीन, तो आंसर है अपना बीसीजी और ओपीबी। बीसीजी, बीसीजी किस में लगाते हैं भाई? टीबी के अंदर। ये सक्रिय वैक्सीन का एग्जाम्पल है, टीबी में लगाते हैं। ओपीबी ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी सक्रिय है। लेकिन यहाँ पर आईपीबी लिखा है, ये निष्क्रिय है। आईपीबी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड निष्क्रिय। ये ओरल पोलियो वैक्सीन, ये बेसिलस कामेट ग्यूरिन, ये एंटी रेबीज सीरम, ये टाइफाइड एंटी बैक्टीरियोड, टाइफाइड एंटी बैक्टीरियोड, ये टाइफाइड में लगाते हैं। एआरएस एंटी रेबीज सीरम, रेबीज में देते हैं, निमोनिया तो है। हैजा इन्फ्लुएंजा, इनके कोई परमानेंट वैक्सीन वैसे है नहीं। टीबी के लिए बीसीजी, बेसिलस कामेट ग्यूरिन, ओपीबी, ये दोनों ही कैसे हैं? सक्रिय के एग्जाम्पल हैं, ये निष्क्रिय वैक्सीन नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सक्रिय कौन से हैं और निष्क्रिय कौन से होते हैं। आगे चलेंगे, आवृतबीजी पादपों में, आवृतबीजी मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर अंड उपकरण, एग अपेरेटस में, एम्ब्रियोसैक भ्रूण कोश में, पराग कणों में सामान्यतया अधिकांशतः कितनी कोशिकाएं होती है? तो देखो एग उपकरण, आपको जब एग उपकरण पढ़ाया जाता है, आपको ओव्यूल बीजांड की संरचना पढ़ाई जाती है, तो उसमें एग उपकरण में सेल कितनी रहती हैं? 3 रहती है। कितनी सेल? 3। एक सेल होती है वो एग रहती है, और ये 2 होती है सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका। और 2 सिनर्जिड और एक एग सेल मिलकर कितनी होगी टोटल? 3। तो यहाँ पर देख लो 3, पहले मैं 3 में दे दिया है। एम्ब्रियोसैक भ्रूण कोश, आपको याद रखना है कि 7 कोशिकी, कोशिकीय और 8 केंद्रक। तो 7 कोशिकाएं, अब 7 कोशिकाएं दूसरे नंबर पर किस में दे रखी है? इसमें। और पराग कण, ये तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अधिकांशतया कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं? देखिए यहाँ पर भ्रूण कोश है, एम्ब्रियोसैक है,
एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, मादा युग्मकों। इसको भ्रूण पोष मत समझ लेना, एंडोस्पर्म नहीं है। जो 3N होता है वो 3N एंडोस्पर्म होता है एंजियो में। एंडोस्पर्म जिम्नो में हैप्लोइड N होता है। ये एम्ब्रियो सैक है जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था में देखा जाता है। नेक्स्ट है संवहन रश्मि होती हैं, प्राथमिक जाइलम से द्वितीयक फ्लोएम एवं अरीय पट्टियों के बीच होती है। जो वेस्कुलर मेडुलरी रेज होती हैं, मेडुलरी रेज का काम क्या है, तो जल और भोजन के परिवहन से संबंधित होती हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं। किसमें? ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया में मदद करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया मेडुलरी रेज या पिथ रेज के द्वारा होती है। जब अपन डाइकोट या मोनोकोट प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनके अंदर मेडुलरी रेज मिलेंगी। मेडुलरी रेज मेनली डेवलप होती हैं डाइकोट स्टेम में। डाइकोट स्टेम के अंदर सबसे ज्यादा डेवलप होती है, जबकि जो मोनोकोट्स होते हैं इन मोनोकोट्स के अंदर ये एब्सेंट होती हैं। ये करती क्या है, ये जल और भोजन व जल का परिवहन करती हैं। भोजन और जल का परिवहन करती हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। ये अपन ने विभिन्न प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस अपने टेस्ट सीरीज से रिलेटेड थे उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट टर्म थी उनसे संबंधित चर्चाएं की। चलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।